हो गया स्टार्ट, ठीक है। तो कल क्या पढ़ा भाई? गणनन के लिए वहाँ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। हैं जी, गणनन के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। घनानंद के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके द्वारा? हाँ, अब आगे। अच्छा ठीक है। तो कल हमने जो पढ़ा वो हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का द्वितीय राजा कौन था? अजातशत्रु। हर्यक वंश में जो बिंबिसार थे उसको किस उपनाम से जाना जाता है? श्रेणी क्या? क्षत्रोजस। अजातशत्रु को किस उपनाम से जाना जाता है? कुणिक। दर्शक किसका उपनाम है? काकवर्ण किसे कहा गया है? काकवर्ण, कालाशोक। प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाई? कहाँ पे करवाई? अच्छा, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कितने सन में करवाई? 483 ईसा पूर्व की बात है ना। तो पहला शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने राजधानी कहाँ पे बनाई? राजगृह में। उसके बाद कौन आए? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राजधानी कहाँ पे बनाई? उसके बाद शासक कौन बना? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? कुसुमपुर। कुसुमनाथ, कुसुमपुर, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो किन किन नदियों के संगम पर है? गंगा प्लस सोम, ठीक है। और पटना इसका नाम किसने किया था? शेषासुरी। शेषासुरी का कार्यकाल क्या रहेगा? अभी हम मध्यकाल पढ़े ना, 1540 से 45 तक, ठीक है ना। उदयन के बाद कौन आया? उदयन के बाद जो मुख्य शासक था नागदासक के बारे में पढ़ेंगे। तो नागदासक जो है अंतिम शासक था हर्यक वंश का, ठीक है ना। पितृहंता वंश किसे कहते हैं? हर्यक वंश को कहते हैं। इसके बाद जो है नागदासक क्या था? एक अयोग्य शासक था। इसको जो है इसके सेनापति शिशुनाग ने मार दिया और एक नए वंश की स्थापना कर दी। किस? शिशुनाग वंश की। अवंती को मगध में किसने मिलाया? शिशुनाग ने, ठीक है ना। और अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। वैशाली को अजातशत्रु ने। ये सारे भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। शिशुनाग वंश में जो द्वितीय शासक थे कौन थे? पुंडरीक थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक में पढ़ेंगे तो कालाशोक है। कालाशोक के दौरान द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति? और कब हुई ये? 483 से 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, ठीक है ना, वैशाली में हुई थी। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसके बाद कौन सा वंश आया था? नंदुवंश। इस कालाशोक के बाद महापद्मनंद ने क्या कर दी? कालाशोक नहीं, नंदिवर्धन की हत्या कर दी थी, अंतिम शासक। अब महापद्मनंद जो है शासक बन गए और ये सबसे धनी थे। कौन? नंदवंश के जो शासक थे महापद्मनंद, ठीक है ना। और ये जो है निम्न कुल के बताए जाते थे। महापद्मनंद ने किस चीज़ की उपाधि ली थी? सर्व छत्रांतक। और कलिंग विजय के उपलक्ष्य में उसने एक और उपाधि ली थी, एकराट, ठीक है ना। उसके बाद कौन शासक बने? घनानंद। ये जो है भोग विलासी वाला था, वही ना, मिस्की वाला था ये। तो घनानंद जो है अपनी भोग विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि इसने कलिंग जो राज्य था उड़ीसा में, वहाँ पे कुछ नहरों का निर्माण कराया। अगर नोट करना चाहेंगे तो नहरों का निर्माण किसने करवाया था कलिंग में? घनानंद जी ने। तो इसी समय चाणक्य का अपमान हुआ। पश्चिम से किसका आक्रमण हुआ? उत्तर पश्चिम से सिकंदर का आक्रमण हुआ था यहाँ से, ठीक है ना। इस वाले रीजन से इधर सिकंदर का आक्रमण हुआ। इधर का राजा कौन था? सबसे पहले जिसने अधीनता स्वीकार की? अम्बी। और अम्बी और सिकंदर ने साथ मिलकर के फिर किसको हराया? पोरस को। पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम क्या है? वितस्ता का युद्ध। या हम यूनानी भाषा में कहें तो उसे क्या कहेंगे? हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। तो ये कितने सन में हुआ भाई? 326 ईसा पूर्व, ठीक है ना। अब यहाँ से जब बाद में इनकी क्या थी, कूटनीति के चक्कर से ये सिकंदर कहाँ चले गया? वापस चले गया। यहाँ पे कौन सा शहर था? बेबीलोन। तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई लगभग कितनी? 323 बीसी में, ठीक है ना। इसका जल सेनापति कौन था? निर्याकस।
और थल सेनापति सेलुकस सेल्यूकस निकेटर था। यहाँ पर इसका एक घोड़ा था क्या, बुकाफेराल, फेराल। बुकाफेराल। तो बिकाफेराल भी यहीं पे मर गया, तो इसी के नाम पे यहाँ पे एक शहर भी बसाया गया, बुकाफेराल शहर। ठीक है ना। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप। इसके गुरु का नाम क्या था, अरस्तु अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। ठीक है ना। तो ये सारी याद रखने, तो इतनी कहानी हो गई थी। अब यहाँ से सिकंदर वापस चले गया था, इधर चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच अब संघर्ष होने वाला है। ठीक है ना। तो ये सारा ध्यान रखेंगे। तो आज शुरू करते हैं भाई। ठीक है। आज मौर्य वंश है, क्या है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, मौर्य वंश। तो एक बार मैप को थोड़ा सही से बना देते हैं, तो याद रह रहा है ना आपको पूरा। तो ऐसी याद होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा भाई। जितने आपकी जुबान पे चीज़ें होंगी उतना सही है, जुबान केसरी नहीं भाई। ठीक है ना। जुबान केसरी का हम विरोध करते हैं। अब अक्षय कुमार जी भी आ गए जुबान केसरी में, है ना। ऐसे अक्षय कुमार जो है बाकी ठीक है, लेकिन नागरिकता उनकी कनाडा की है। बाकी वो भारतीयता बहुत दिखाते हैं। भारतीय नागरिकता लो ना, कनाडा क्यों जा रहे हो। ये समझ में नहीं आया सर, बहुत सारी जैसे आलिया भट्ट की वहाँ की है, इंग्लैंड की। तो ये जो लोग हैं भारत, इनको ऐसा लगता है क्या फिर भारत में रहते हैं, बाहर का खाते हैं, सब कुछ यहाँ का करते हैं, और नागरिकता इनकी विदेशों की होती है। तो ये अच्छी बात नहीं है अपने आप में। ठीक है। चलो भाई अपने मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे कौन सा ये था, मगध राजवंश। ठीक है ना। मगध जो था, अब यहाँ पे घनानंद शासक था। कौन था, घनानंद। तो घनानंद भाई एक विलासी राजा था। इसके परिवार वाले भी इससे जो क्या है नाखुश थे। इसकी एक बेटी थी क्या, दुर्धरा। क्या थी, दुर्धरा। अब यहाँ पे चाणक्य ने शिक्षा दी किसको, चंद्रगुप्त। कहाँ पे, तत्कालीन समय में जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था तक्षशिला, तक्षशिला। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, सीजी मौर्य को क्या दिया, शिक्षा दी गई, शिक्षा दी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, घनानंद पर आक्रमण करके इसको पराजित कर दिया। पराजित कैसे किया आप समझेंगे। ये जो इनकी पुत्री थी दुर्धरा, ये अपने पिता से क्या थी, परेशान थी। अब इस दुर्धरा ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर दिया। किससे विवाह किया, प्रेम विवाह। ठीक है ना। एक प्रकार से गंधर्व विवाह कहेंगे इसको। कौन सा विवाह, जो वैदिक काल में हमने पढ़ा। तो इनके बीच में विवाह हो गया, और दुर्धरा ने अपने पिता के जो राज्य था इसके बारे में समस्त जानकारी किसको दे दी, चंद्रगुप्त मौर्य को। और इनको हमला करने में या आक्रमण करने में क्या हो गई, आसानी हो गई। और जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना को लेकर आया तो क्या हो गया, घनानंद को मार दिया साहब। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा वंश स्थापित होता है, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी जी। जैसे ये है ना कि घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा का ये लिया था, सहयोग लिया। सहयोग। ठीक है, वो चीज़ें भी हैं, लेकिन कश्मीर के राजा का उतना उल्लेख है नहीं विशेष पुस्तकों में, तो उसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर किस वंश की स्थापना करी, मौर्य वंश। और इस नंद वंश का जो पतन हुआ है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। ठीक है ना। साथ और साथ साथ में मौर्य वंश की अगर जानकारी के स्रोत हैं तो कुछ पुरातात्विक भी हैं और कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं। तो आते रहेंगे साहित्यिक स्रोत भी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। इसमें आएगा चाणक्य की पुस्तक आ जाएगी, मेगस्थनीज आएगा, है ना। जैसे अशोक आएगा तो उसके स्तंभ लेख, शिलालेख वगैरह आएंगे, तो वो आते रहेंगे धीरे धीरे। तो नंद वंश का जो पतन हुआ है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, मुद्रा राक्षस और किसकी है, विशाखदत्त। विशाखदत्त। ठीक है ना, विशाखदत्त। तो भाई इसके जो गुरु थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य कहें या हम इसको कौटिल्य कह सकते हैं,
या इसको विष्णुगुप्त कह सकते हैं। तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, विष्णुगुप्त। जैसे है ना कि चंद्रगुप्त थे, जी जी, तो विष्णुगुप्त थे, तो उनका कुछ संबंध था मतलब आपको पता है? ऐसा कुछ नहीं। इन्हीं कहा जाते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये निम्न जाति के ही थे। इनका नाम कुछ और था। और कहीं कहीं पर इतिहासकार, इसमें भाई थोड़ा सा क्या मतभेद है, कुछ लोग क्षत्रिय कहते हैं इसको, कुछ लोग शूद्र मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी माता जो है, इसके जो माता पिता हैं पता नहीं, ये मोरा वंश के थे, मोरा, और इसी से जो है बाद में क्या शब्द निकला, मौर्य। मौर्य, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी माता जो है, माता पिता जो है मोर को पालते थे, तो इसलिए इनको मोरा कहा गया, और बाद में इस शब्द का क्या हो गया, मौर्य बन गया, ठीक है ना। हालांकि जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे, ये घनानंद के द्वारा क्या करे गए थे, बंदी बना दिए गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहले से भी इससे क्या थी, दुश्मनी थी। और दूसरा जो है चाणक्य, जो इसके गुरु थे, उनका भी अपमान किया, इस कारण से दो पक्ष हो गए थे वहाँ, ठीक है ना। मतलब चंद्रगुप्त का कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था पीछे से। जी जी जी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त की माता जो है किस वंश की थी, इनका नाम भी मोरा था, और बाद में क्या निकला, मौर्य। मौर्य हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, चाणक्य थे। और चाणक्य की एक पुस्तक है, क्या नाम है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में, समझ रहे हो। और इस पुस्तक का जो संबंध है, इसका विषय क्या है, राजनीति। तो अर्थशास्त्र है, तो इकोनॉमी से नहीं है भाई, तो ये राजनीति से है। क्या है, राजनीति। राजनीति, ठीक है ना। किससे संबंध है, राजनीति। भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, इसका उपनाम अगर देखें तो भारत का मैकियावेली कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, भारत का मैकियावेली कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। भारत का मैकियावेली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मैकियावेली थे, ये पाश्चात्य दार्शनिक थे, पश्चिमी। इन्होंने क्या कहा कि राजा, एक राजा की कैसे श्रेष्ठ हो, उसके लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंस। उसमें राजा, महान राजा के बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था कि राजा कैसे महान बने, तो द प्रिंस थी इनकी पुस्तक। क्या थी, तो ये पेपर में आने लायक प्रश्न है भाई सारे, ठीक है ना। अर्थशास्त्र हो या द प्रिंस हो या भारत का मैकियावेली। मैकियावेली कहाँ का था, वो पश्चिम का था, यूरोपियन कंट्री, ठीक है ना। तो मैकियावेली की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, द प्रिंस। इसमें कैसे राजा महान हो इसके बारे में बताया गया था। और यहाँ पे चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें भी बताया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए भारत का प्रिंस किसे कहा जाता है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य। और भारत का द प्रिंस किसे कहेंगे, अर्थशास्त्र को कहेंगे, है ना। मतलब इनका विषय लगभग समान है दोनों का। तो भारत का द प्रिंस किसे कहेंगे, अर्थशास्त्र को कह सकते हैं हम। तो इतनी सी बात है। सर पहले मैकियावेली हुआ था या चाणक्य हुआ था? आई थिंक चाणक्य पहले हुए, है ना। अब पता नहीं है ऐसा क्यों कहा गया। तो वही मैं सोच रहा हूँ अगर मैकियावेली भी दार्शनिक थे भाई, ये काफ़ी पुराने हैं वैसे, ठीक है। मैकियावेली को चाणक्य कहा जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति हैं। जैसे इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। और भारत का मैकियावेली भी किसे कहते हैं, चाणक्य। चाणक्य को। इनकी पुस्तक कौन है, मैकियावेली की, मैकियावेली द प्रिंस। द प्रिंस है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लिख दे, अर्थशास्त्र है, इसमें कुछ प्रकरण है और ये ठीक है। उसको मैं लिखाता हूँ, अभी ऊपर में मिठा रहा हूँ, ठीक है। मिठा दे भाई। जैसा अर्थशास्त्र जो है ये किसके द्वारा रची गई, चाणक्य के द्वारा। चाणक्य। और इसमें कितने अधिकरण हैं, तो 15 अधिकरण लिखेंगे आप। कितने सर 15 लिखना। अधिकरण हैं, 15। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, 15 अधिकरण है। जैसे अध्याय हैं उसी प्रकार से अधिकरणों में इसे बांटा गया है। 15 अधिकरण है इसमें। कितने हैं, 15। और इसमें 7 जो हैं, कुछ इन्हें सप्तांग कहा गया, 7 अंग हैं इसमें, इनको सप्तांग कहा गया। सप्तांग कि एक महान राजा के लिए 7 चीज़ें होनी जरूरी है, या महान साम्राज्य के लिए
प्रकरण का अब भाई उतना ध्यान नहीं है। अधिकरण कितने हैं? 15। 7 क्या है? अर्थशास्त्र में ये बताया गया कि किसी भी राज्य के लिए 7 चीज़ों का होना क्या है? अति आवश्यक। या किसी भी राजा के लिए, राज्य के लिए। तो नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि राजा कुशल होना चाहिए। कोई साम्राज्य तभी समृद्ध हो सकेगा जब क्या होगा? राजा कुशल होगा। तो राजा कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया कि राजा की कुशलता, कुशल राजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है। दूसरा क्या बताया गया कि राजा के जो मंत्री होंगे वो भी कैसे होने चाहिए? कुशल होने चाहिए। तो जो मंत्रियों को कहा जाता था तत्कालीन समय में अमात्य, क्या कहा जाता था? जो मंत्री हैं ये भी कुशल होने चाहिए। ठीक है ना। अब मंत्री हैं, साथ साथ में इस समय किस में था? ये जनपद है ना, एक प्रकार से मगध महाजनपद थे। ठीक है ना। तो जनपद जो होगा, जनपद तीसरा क्या बताया गया? जनपद। और इस महाजनपद या जनपद के लिए क्या होना चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसी भी राज्य के लिए सुरक्षा की व्यवस्था, उसे कहते हैं दुर्गीकृत। तो दुर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग का मतलब ये है, माना कि आपके पास ये आपका राज्य है, ठीक है ना, और आपने इस राज्य के चारों ओर क्या लगा दी? दीवार लगा दी, सुरक्षा वाल लगा दी। तो इसे कहते हैं, ये क्या हो गया? अब दुर्गीकृत हो गया है। क्या हो गया? दुर्गीकृत। तो दुर्ग होना जरूरी है। ठीक है ना। अगला क्या है भाई? अब अगर अपने राज्य को क्या करना है? विकसित करना है, समृद्ध करना है या सुरक्षित रखना है, तो इधर चाणक्य जो है ये, अगर भाई साहब को अपना राज्य सुरक्षित रखना है तो चाणक्य से जो दोस्ती होनी चाहिए, उनसे भी दोस्ती होनी चाहिए, है ना। तो मित्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मित्रता होनी चाहिए। अगला जो बताया गया, आपके पास क्या होना चाहिए? धन भी होना चाहिए, कोष। तो सप्तांग में ये सारी चीजें बताएगी। कोष बताया गया। और जो अंतिम है, अगर कोई जो है प्रजा जो है कोई गलत काम करती है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी होनी जरूरी है। तो दंड या न्याय, तो ये 7 चीजें जो है अर्थशास्त्र में बताई गई। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस। और भारत का द प्रिंस ग्रंथ किसे कहेंगे? अर्थशास्त्र को। समझ रहे हो बात। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। साथ साथ में कल्हण की जो राज तरंगिणी है जिसे आप बात कर रहे थे ना, तो उससे भी जानकारी मिलती है हमें मौर्य वंश के बारे में, तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई। 7 अधिकरण है। राजा होना चाहिए कुशल, अमात्य कुशल होने चाहिए, और क्या है? जनपद होना चाहिए। और जनपद कैसा हो? दुर्गीकृत। जनपद का मतलब एक प्रकार से राज्य समझ लो आप। जो राज्य है ये कैसा होना चाहिए? दुर्गीकृत होना चाहिए। और मित्र, पड़ोसी के ना मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए पड़ोसियों से। आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, साथ साथ दंड की व्यवस्था। ये सारी चीज़ें हैं भाई। ठीक है ना। अब इस समय हुआ क्या था कि जब सिकंदर वापस चले गया तो उसका जो थल सेनापति था, कौन था थल सेनापति? सेल्यूकस निकेटर। थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है ना। इधर कौन सा राज्य है भाई? ये मगध है। अब सेल्यूकस निकेटर को कुछ न कुछ क्या इनकी कूटनीति का पता चल गया था। ठीक है जी, चाणक्य जी। तो सेल्यूकस निकेटर को इनकी कूटनीति, चाणक्य और चंद्रगुप्त की कूटनीति का कुछ आभास हो गया था उसी दौरान। बाद में क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में, कितने में? 305 बीसी में कौन आया? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है भारत आया वापस। ठीक है ना। और 305 में जो है युद्ध कर दिया किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य।
सीजी मौर्य के साथ, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो सेल्यूकस निकेटर भारत कब आया? 305, ठीक है ना। और 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब चंद्रगुप्त मौर्य को पता था, सेल्यूकस निकेटर को ये भी पता था कि भारतीय सेना में क्या होते हैं? हाथी होते हैं। अब हाथी तो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पास, लेकिन इसने अपनी सेना में क्या रखे थे? हाथी के साथ कुछ घोड़े भी रखे थे और हाथी दोनों थे पर्याप्त मात्रा में। अब जो है ये युद्ध जो हुआ ये थोड़ा बरसात के टाइम में हुआ था। किस टाइम पे? बरसात के टाइम पे हुआ था। अब जब बरसात के टाइम पे हुआ तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य को आसानी से हरा दूंगा, मैं अपने पास क्या ले जाऊंगा? सिर्फ हाथी ले जाऊंगा। अब ये हाथी के साथ आया अपनी गज सेना के साथ, और इसके पास हाथी और घोड़े दोनों थे। अब जब बरसात का टाइम था तो भाई जब हाथी एक बार फिसल जाएगा तो क्या होगा? उठ पाएगा दोबारा कि नहीं? तो इसलिए जो है ये कारण जो है ये भी था कि इसकी सेना में दो प्रकार के ये थे, गज सेना और अश्व सेना, दो प्रकार के थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको आसानी से हरा दिया। इसको, और उतने पर्याप्त हाथी भी तो नहीं होंगे इनके पास, क्योंकि हाथी की जो बहुलता थी वो कहाँ थी? कलिंग वाली क्षेत्र में, समझ रहे हो। भारत से जो है हाथी यहाँ से ले जाए जाते थे उस टाइम पे, तो उसके पास पर्याप्त हाथी भी नहीं थे। तो यहाँ पे कौन हार गया भाई? सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर के साथ इसकी एक बेटी भी थी। क्या थी? बेटी कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला भाई सेल्यूकस निकेटर तेरे तो हो गया काम तमाम, ठीक है, ठीक है। अब तब तक सेल्यूकस निकेटर ने इसे दिखा दिया कि ये भी है मेरे पास एक ना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला ये ठीक लग रही सीबीएसई वाली कोई, ठीक है, ये आईसीएसई वाली है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड उधर से आई ना, तो ये थोड़ा अपने मिजाज के। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ठीक है ऐसा कर, तेरे को छोड़ देते हैं, विवाह कर देते हैं आपस में, ठीक है ना। सेल्यूकस निकेटर भी राजी हो गया और कार्नेलिया से जो है इसका विवाह हो गया। किसका विवाह हुआ? कार्नेलिया का। किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से करा। और कार्नेलिया का जो दूसरा नाम है इसे हेलन भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? हेलन। कहाँ की है ये? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ठीक है, ठीक है। अब सुबह सुबह क्या मांगेंगे? हॉट डॉग, पिज्ज़ा, बर्गर, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ वो कोदे की रोटी है ना, ये खाएगा। तो कार्नेलिया और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या आपस में क्या हो गया? विवाह हो गया। और साथ साथ में अपनी पुत्री का जब विवाह किया तो दहेज में कुछ क्षेत्र भी दे दिए थे इसने। क्या किए? दहेज में कुछ क्षेत्र भी दे दिए। तो ये जो सारे क्षेत्र थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला, तो ये दहेज में प्राप्त हो गया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इनका नाम था भाई, 4 राज्य प्राप्त हुए। कितने राज्य? 4 राज्य। एक था क्या? एरिया, दूसरा आराकोशिया। अब नाम इसके आधार पे होंगे ना। ये यूनानी लोग थे, इन्होंने ये राज्य क्या दिए? दहेज में दिए। तो यूनानी ग्रंथों में इस प्रकार से नाम मिलते हैं: एरिया, आराकोशिया, जेट्रोसिया। ये परीक्षा में आते हैं भाई कभी कभी, ठीक है। जेट्रोसिया और पेरिस्पेनिया या पेरिपेसिया भी कहते हैं इसको, पेरिपेसिया। तो 4 राज्य जो है कार्नेलिया का जब विवाह किया गया किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो कुछ राज्य जो है दहेज के तौर पर दिए गए किसको? मौर्य जी को। एरिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया और पेरिपेसिया या पेरिस्पेनिया भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। 4 राज्य। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें देवनागरी लिपि में, ठीक है, तो इनको कहते थे क्या? इनके जो 4 नाम हैं, जो 2 ऊपर वाले हैं अफगानिस्तान वाले, इन्हें कहते हैं काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ऐसा है कुछ, ठीक है ना। ये 4 राज्य थे, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। और अगर आपको यूनानी लिपि में पूछा गया, यूनानी भाषा में क्या कहा गया यूनानी ग्रंथों में? एरिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया और पेरिपेसिया, ठीक है ना, पेरिपेसिया। और
देवनागरी लिपि में क्या कहेंगे इन्हें? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ठीक है ना। दो ऊपर के अफगानिस्तान में है और निचले हिस्से के ये पाकिस्तान में है। समझ रहे हो बात को? ठीक, तो ये समझ में आया। तो सेल्यूकस निकेटर भारत कब आया? 305। अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से। कार्नेलिया का जो दूसरा नाम था वो क्या था? हेलन। अब साथ साथ यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या, अब ससुर बन गया तो अब क्या करें इसका, पीट तो दिया मैंने इसको ना, पर अब कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, नाराज नोबल ज़्यादा। तो इसने जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान दे दिए। 500 हाथी कि ससुर जी आप हाथी के चक्कर में मेरे से हार गए तो 500 हाथी रख लो, ठीक है, अगले टाइम लड़ोगे तो इनको लाना साथ में, ठीक है ना। तो 500 हाथी जो है दान दिए किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर जी को। कौन? अंग्रेज ससुर जी, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई, समझ आ गया। अब जो है सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत यहाँ पे एक छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? सेल्यूकस ने अपना राजदूत यहाँ पे छोटा, राजदूत है भाई, पूत नहीं, ठीक है ना, राजदूत। उस राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के से हमें जो है इस मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य जो मेगास्थनीज था, इसने यहाँ पर काफ़ी टाइम में रहा और बहुत सारा अध्ययन किया, और इस आधार पर जो है इसने एक बुक लिखी थी तत्कालीन समय में, इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। तो मौर्यकालीन समाज की, मौर्यकालीन राजनीति की जानकारी जो हमें मिलती, कहाँ से भी मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका से भी प्राप्त होती है। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। समझ रहे हो बात? तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मौर्य काल की शुरुआत हो जाती है भाई चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इतना समझ आया? ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य। द प्रिंस किसकी पुस्तक है? द प्रिंस, मैकियावेली। मुद्रा राक्षस किसकी है? इंडिका किसकी है? राज तरंगिणी किसकी है? कलहन। तो इस सारे जो ग्रंथ हैं इनसे हमें जानकारी मिलती है इसके बारे में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और जान लीजिए। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया, ठीक है, उसको जान लेते हैं एक बार। तो ये उतार दिया भाई, किसके सर? अब भाई तत्कालीन समय में राजा जो थे इनकी बहुत सारी बीवियां थी। दो ही पढ़े होंगे ना आपने, दुर्धरा और कार्नेलिया। तो इतिहास में चर्चा ही नहीं की मिलती, तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे, है ना। बाकी रानियां बहुत रहती थी इनकी ना। हाँ जी। तो अगला देखेंगे भाई। अब इसका साम्राज्य जो था, क्या था? साम्राज्य। ये जो है महान था, ये भी अपने आप में। इसके बाद अशोक को हम महान कहेंगे। तो जो साम्राज्य था इसका अगर हम देखें तो इधर अफगानिस्तान से लेकर के ये कौन सा राज्य है भाई? यहाँ पे ये वाला कौन सा राज्य है? सिक्किम में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की कंचनजंगा, अभी पढ़ा ना इससे पहले। तो देखो यहाँ पे आप चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कहाँ से? अर्थशास्त्र से मिलती है। अब कुछ इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो कुछ जो है अभिलेख प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? तो ये परीक्षा में आने वाले अभिलेख हैं अब, ठीक है ना। इधर तो है ही इसका राज्य, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में, एरिया, अराकोसिया, जेट्रोसिया और पेरिपेशिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुजरात में एक जगह पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे एक झील है भाई, सुदर्शन झील। कौन सी झील है? तो यहाँ पे एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख।
ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है, ये थोड़ा विवादित प्रश्न है, इसका स्पष्ट जानकारी नहीं कि किसका है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया होगा शायद। तो यहाँ पे 2 शासकों के नाम मिलते हैं, एक तो रुद्रदामन, किसका मिलता है, ये शक शासक था, एक क्या था, रुद्रदामन एक शक शासक था, आगे पढ़ेंगे हम शक कुषाण, ठीक है ना, विदेशी आक्रमणकारियों में रुद्रदामन। और दूसरा नाम मिलता है किसका, समुद्रगुप्त का भी मिलता है इसमें, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और रुद्रदामन किस वंश का शासक था, शक शासक था, तो रुद्रदामन। तो रुद्रदामन कहता है यहाँ पे जो झील थी, कौन सी झील, सुदर्शन झील। तो अगर प्रश्न आएगा कि सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे, गिरनार पर्वत पर, किस पर्वत पर, और गिरनार पर्वत पर स्थित है एक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के द्वारा जो एक लेख लिखा गया, उसमें कहा गया कि मैंने इस सुदर्शन झील का क्या किया है, पुनरुद्धार किया है, पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया है, क्या किया है, पुनर्निर्माण। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि जो सुदर्शन झील थी, ये रुद्रदामन ने तो नहीं बनाई है, इससे पहले के शासकों ने बनाई होगी। जब इसका रिपेयरिंग या पुनर्निर्माण कर रहा है तो इस आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि जो सुदर्शन झील है, इसका निर्माण किसने करवाया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, ठीक है ना। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया, रुद्रदामन, ठीक है। तो रुद्रदामन क्या शासक था, शक शासक था भाई एक। तो अगर गुजरात की तरफ हम इसके राज्य के बारे में देखें, कहाँ है विस्तार, पश्चिम में इधर है जूनागढ़, यानी कि गुजरात तक है, उत्तर पश्चिम में कहाँ तक है, अफगानिस्तान। अगर इधर देखें हम, बांग्लादेश पड़ता है ना यहाँ पे एक, इधर बांग्लादेश है पूरा, ठीक है। बांग्लादेश सोचे हमारे साथ ही आ जाएगा यहाँ, लेकिन मैं अलग से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बांग्लादेश में है महास्थान, क्या है, हालांकि कई लोग इसको क्या लिखते हैं, बंगाल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बंगाल। तो महास्थान में भी एक अभिलेख पाया गया है। अब ये विवादित है कि इसके बारे, इसमें क्या लिखा गया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अकाल के बारे में ये जानकारी देता है, जो मौर्य काल में जो अकाल पड़ा वो महास्थान अभिलेख से हमें प्राप्त होता है जानकारी, ठीक है। और साथ साथ में एक अभिलेख दूसरा है शाहगौरा, सोहगौरा या शाहगौरा, ठीक है ना, ये यूपी के गोरखपुर में है साहब, यूपी गोरखपुर में एक अभिलेख है शाहगौरा, क्या है, शाहगौरा। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब 312 ईसा पूर्व में, इस अभिलेख में जानकारी है क्या, ये समझ लो। 312 ईसा पूर्व, इस समय क्या हुआ था कि एक भयंकर अकाल पड़ा था, क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो इस अकाल के बारे में जो जानकारी मिलती है, किस किस अभिलेख से मिलती है, शाहगौरा और महास्थान, 2 अभिलेखों से जो जानकारी प्राप्त होती है। इनसे क्या प्राप्त होती है, अकाल के बारे में, किसके बारे में, अकाल के बारे में। 312 में अकाल पड़ा था, ठीक है ना। और जब इस दौरान अकाल पड़ा तो अब ठीक है, ये समझ गए। अब जूनागढ़ अभिलेख किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का। रुद्रदामन का भी वहाँ पे लेख मिलता है, समुद्रगुप्त का भी है, ठीक है। महास्थान अभिलेख कहाँ है, बंगाल में। शाहगौरा अभिलेख कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो इनसे अकाल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है, अकाल। अब इस दौरान जब अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ, किसके साथ, इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ क्या किया, दक्षिण की यात्रा की और कहाँ चले गया, श्रवणबेलगोला। कहाँ चले गया था, श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में। कहाँ है ये, कर्नाटक में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यहाँ पे दक्षिण में आ गया और यहाँ पे जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में इसने क्या किया, जैन धर्म ग्रहण कर लिया था।
तो ये चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। तो श्रवण बेलगोला में जैसे आया तो यहाँ पे उसने संलेखना विधि से अपना क्या देह त्याग दी। संलेखना विधि में बता चुका हूँ जैन धर्म में कि अपने जीवन को, अपने शरीर को कष्ट दे करके, भूखा या प्यासा रह करके क्या कर देना, समाप्त कर देना। तो वही होती है संलेखना विधि। संलेखना विधि के द्वारा जो प्राण त्याग देते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन थे यहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपना क्या देह त्याग दी थी भाई, किस विधि से? संलेखना विधि से, ठीक है ना, इतनी सी बात है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, समझ रहे हो बात? ठीक है। नोट कर लेंगे भाई। चलो भाई, तो ये हमने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया है। तो मोस्टली ये इतने में से ही पूछा जाएगा परीक्षा में। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके चलते हैं, ठीक है? ध्यान वाला भी बता देते हैं। तो बताएंगे भाई, सेल्यूकस निकेटर कब भारत आया था? 305। इसकी पुत्री का क्या नाम था? कार्नेलिया या हेलन। और इसका विवाह किससे कर दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस निकेटर ने कुछ जो है कुछ क्षेत्र दान में दे दिए थे। कौन कौन से, कितने राज्य? 4। एरिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया और पेरिपेशिया। तो 4, काबुल और कांधार, मकरान और हेरात, ये 4 जो थे उसने दान दे दिए थे। कौन कौन से थे 4? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। अंग्रेजी में कहेंगे या यूनानी भाषा में तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एरिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया और पेरिपेशिया। और साथ साथ में एक जानकारी और नोट कर लेंगे कि यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? तो सेंड्रोकोट्स। क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोट्स। यूनानी ग्रंथों में एक व्यक्ति था भाई, जस्टिन। क्या नाम था? जस्टिन। तो इसने जो है वहाँ पे कुछ इतिहास लिखा होगा, कुछ पुस्तक लिखी। तो इसने जो है चंद्रगुप्त ऐसा कहा कि भारत में एक प्रमुख क्या है, एक महान शासक है जिसका नाम क्या है? सेंड्रोकोट्स है। सेंड्रोकोट्स। और तत्कालीन समय में भारत में जो शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या नाम प्रयोग किया? सेंड्रोकोट्स। अब जो है भारतीय इतिहासकारों ने देखा कि सेंड्रोकोट्स तो यहाँ पे कोई था ही नहीं, है ना? तब एक व्यक्ति आते हैं, तो सेंड्रोकोट्स की जो पहचान करी चंद्रगुप्त मौर्य से, तो वो व्यक्ति थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, ठीक है ना? विलियम्स जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान किससे करी? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इसने कहा कि सेंड्रोकोट्स जो है कौन और कोई नहीं बल्कि क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी ग्रंथों में क्या नाम प्रयोग किया गया? सेंड्रोकोट्स, ठीक है ना? एंड्रोकोट्स भी लिखा होता कहीं पर, लेकिन सेंड्रोकोट्स आप लिख रहे, आपको ध्यान आ जाएगा वैसे भी, ठीक है ना? इसका जो क्या था, राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम है? मेगास्थनीज। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिया नहीं, इंडिका, ठीक है? अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है? कितने सिद्धांत बताए? सप्तांग। 7 अंग बताएं, 7 अंग। कौन कौन से? राजा कुशल होना चाहिए, अमात्य कुशल होना चाहिए, ठीक है ना? जनपद होना चाहिए, दुर्गीकृत जनपद होना चाहिए, दंड होना चाहिए, मित्र होने चाहिए, कोष होना चाहिए, ठीक है? कितने अधिकरण है अर्थशास्त्र में? कितने अधिकरण है? 15, ठीक है ना? तो इस सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके जो साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है, किन कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र, राजतरंग। और साथ साथ जूनागढ़ अभिलेख,
महास्तंभ लेख और शाहगोरा। शाहगोरा और महास्तंभ से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? अकाल की, ठीक है ना। और महास्तंभ अभिलेख कहाँ पे है? बंगाल में। शाहगोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अभी 14 स्तंभ शिलालेख करने हैं, 7, ठीक है ना। इस प्रकार से अशोक में तो बहुत सारे याद करने को है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। सुदर्शन झील कहाँ पे है? ये सर यहाँ है, गुजरात में। गुजरात में है। और किस पर्वत पर है? गिरनार पर्वत पर। गिरनार पर्वत पर है, ठीक है। तो ये सारा यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में करते हैं।